हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट भाग हमारा हो चुका है और दूसरा भाग हम राजा लक्ष्मण सिंह से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह से स्टार्ट करेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। रामचंद्र शुक्ल की ही सारी कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ये सब कह रहे हैं, हम यहाँ शुक्ल जी लिख देते हैं। ठीक। हरिश्चंद्र के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। नेक्स्ट, प्रेमचंद में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है, प्रेमघन के बारे में है। नेक्स्ट, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। श्रीनिवास के बारे में श्रीनिवास जी के लिए परीक्षा गुरु में कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कथन के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। शुक्ल जी का कथन है, वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरल और हृदय कवि थे। कौन सी वाणी थी? सिद्धवाणी। तो आप सिद्धवाणी से सरलपन नहीं समझेंगे, आप सिद्धवाणी से भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गद्य विधाओं का विकास किया था। नेक्स्ट, प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि प्राचीन और नवीन का अगर सुंदर सामंजस्य अगर हम देखेंगे तो वो भारतेंदु की कला विशेष माधुर्य में ही मिलता है। नेक्स्ट, अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद की श्रेणी में। ठीक है, तो ये हरिश्चंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि एक और तो भी पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं अगर हम इनका भक्ति वाला पार्ट देखें तब, और दूसरी तरफ बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र श्रेणी में, और बंगाल देश के कौन कौन है? माइकेल, हेमचंद, इनकी श्रेणी वाले नजर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। किसके बारे में कह रहे हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आलोचना का रास्ता निकाला। एक सेकेंड, ओके, ये नेक्स्ट स्टेंजा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे कि श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वे पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता किसने निकाला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाला था। अब आइए नेक्स्ट उपन्यासकार को लेते हैं। आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं है, शुक्ल जी कह रहे हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता इन्होंने लिखा था, तो इतनी धूम रही कि लोग हिंदी, जिनको नहीं आती थी हिंदी, उन्होंने हिंदी सीखी और उनके उपन्यास को पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये कि घटना प्रधान लिखा है ना, लेकिन ऐसा अगर कोई साहित्य के किसी इसमें डालेंगे हम इनको कोटि में, तो ये नहीं आते हैं। शुक्ल जी के विचार है ऐसा। उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। कहने का मतलब उन्होंने कोई साहित्य नहीं लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने एक तरीके से घटना प्रधान और बहुत रोचक कहानियाँ उपन्यास लिखे थे जिनको कि हम हिंदुस्तानी लेखनी कह सकते हैं। नेक्स्ट, पंडित किशोरी
लाल गोस्वामी के बारे में, उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हैं। बहुत उपन्यास लिखे थे इन्होंने, इनके उपन्यास बहुत सारे उपन्यास हैं, इसीलिए कह रहे हैं ढेर लगा देने वाले किशोरी लाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती है। नेक्स्ट, साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। किसकी दृष्टि से? साहित्य की दृष्टि से। नेक्स्ट, हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे कहा जाता है? यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाप नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर धुलाई वाली का नंबर आता है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। नेक्स्ट, निबंध गद्य की कसौटी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नेट की फेवरेट लाइन है और हमेशा ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। नेट में ही कई बार है ये, 2011 में, 15 में, 18 में। ठीक है, यदि गद्य कवियों का लेख या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये रामचंद्र शुक्ल की खुद की लाइन है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुलेरी और उसने कहा था के बारे में उन्होंने लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। कौन सी कहानी माना है? अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार्य करा नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के बारे में। ठीक है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। ठीक, शुक्ल जी के कथन है ये। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशेषता है और अर्धगर्भिता वक्रता गुलेरी जी में मिलती है वह किसी और में नहीं मिलती। शैली की जो विशेषता मिलती है वो कहाँ मिलती है? गुलेरी जी के पास। ठीक है, नेक्स्ट, रामचंद्र आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। किसको कहा है? बातों का संग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बातों का संग्रह किसके लिए कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। नेक्स्ट, द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि वे लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल वाले पाठकों के लिए लिख रहा है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। किसके लिए कह रहे हैं गुच्छों का अटाला? पंडित गोविंद नारायण मिश्र के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी। ठीक है, गोविंद नारायण मिश्र। उनके पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इन पुस्तकों यानी कि ये जो पुस्तकें महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए। ये मोहल्ले वाली बात आ जाए तो याद रख लो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। ठीक है, माँ से मोहल्ला, माँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, और मोहल्ले में क्या होती है? बातें, तो इसीलिए इनको बातों का संग्रह भी कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को शुक्ल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो वैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी। उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो जाते जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। ठीक है, ये द्विवेदी जी के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी तीव्रत संग्रह कहा है। तो मिश्र जी का जो
विश्वबंधु विनोद है इनका ग्रंथ, उसको क्या कहा है? भारी इतिवृत्त संग्रह। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। किसके लिए कहा है? विश्वबंधु विनोद के लिए कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसाद और प्रेमी के बारे में। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। तो आपको ये याद रखना होगा कि जयशंकर प्रसाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। ये कोई एक स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा, बट हम इतना समझ लेंगे इसको कि केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत की पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। ये शुक्ल जी का कथन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में ये सारी स्टेटमेंट, आई थिंक सारी नहीं है, सिर्फ एक यही है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के बारे में कथन कह रहे हैं शुक्ल जी के काव्य का अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। इनका काव्य अधिकतर कैसा है? भाव व्यंजनात्मक है, भावनाओं से ओतप्रोत है और वर्णन से ओतप्रोत है। नेक्स्ट है गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले नहीं, सब प्रकार के उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। किसकी विशेषता बता रही है? मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट, उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छाटा हुआ दृष्टांत था। ये किसके लिए कह रहे हैं शुक्ल जी? सत्यनारायण कविरत्न के लिए। ठीक है, छटा हुआ दृष्टांत किसका था? पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी का। नेक्स्ट, उसका छायावाद, यानी कि जो उसका कह रहे हैं ना, इसका मतलब है छायावाद का। ठीक है, तो उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। किसकी ओर था? काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। कहने का मतलब है छायावाद के लिए कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। मतलब काव्य मतलब जो गाया जा सकने वाला है, कविताएं, वो वस्तु विधान की ओर नहीं था। कुछ ऐसा टिपिकल लाइक जैसे कि उपन्यास है, निबंध, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट, हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तन इन्हीं को, विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। किसको? हिंदी कविता की नई धारा। अगर हिंदी कविता की नई धारा निकलती तो प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट, असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंद की गई है। ये शुक्ल जी का कथन है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद यानी कि सिंबोलिज्म के अर्थ में होना चाहिए। नेक्स्ट, छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति कहा है। छायावाद के लिए स्टेटमेंट है शुक्ल जी के द्वारा। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में, जो हम लोग पर पढ़ा था, कविताएं काव्य शैली की पद्धति है छायावाद की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट है छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुति के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत का विधान। नेक्स्ट, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही है। नेक्स्ट, पंत, प्रसाद और निराला इत्यादि सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कहलाए। नेक्स्ट, अन्योक्ति पद्धति मतलब एक अन्य तरह की पद्धति का अवलंबन और छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। नेक्स्ट, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ
और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतम प्रेम गीतात्मक है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है। नेक्स्ट, यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरल और हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित के बारे में सूरदास के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सूरदास जी के बारे में शुक्ल जी बोल रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना तक झांक आए हैं। शुक्ल जी का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, घनानंद के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवां दानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को है। ठीक है, नेक्स्ट, देव के बारे में पढ़ लेते हैं। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है। प्रतिभा संपन्न कवि कौन है, तो आपको याद रखना होगा देव है। कौन कहता है ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। रीतिकाल के कवियों में यह बड़ी ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। देव के बारे में, बोधा के बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। तो रसिक कवि सिर्फ आपके विद्यापति नहीं है, दूसरे नंबर के आप याद रख लीजिए, रसिक कवि बोधा भी माने जाते हैं। रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि और ओके, यहाँ कुछ स्टेटमेंट होगा वो छूट गया तो आप इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। किसकी, जो रीति ग्रंथ है उनकी अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि जी से ही मानते हैं। नेक्स्ट, शुक्ल प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है, वेरी इंपॉर्टेंट। केशवदास, केशव को कठिन काव्य का प्रयुक्त शुक्ल ने उनकी कृष्णता के कारण कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आलोचना का कार्य किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना है। नेक्स्ट, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर विश्वबंधु ने बेशक बड़ा ज़रूरी काम किया है। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। ठीक है, विश्वबंधु ने बेशक बड़ा ज़रूरी काम किया है, तो ये वाली बात जो है रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी की गौरव थे। समीक्षा के क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना उनके समकक्ष आलोचक। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसकी तारीफ कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के। नेक्स्ट, भारतीय काव्यलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्याय भारतीय भाषाओं में हुआ है या नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आज तक हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी का आधार, ये शुक्ल जी के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आए ना अभी, तो शुक्ल जी के लिए कहा जा रहा है कि आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी का आधार स्तंभ है। भगवत स्वरूप मिश्र जी कह रहे हैं ये। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। छायावाद का दूसरा नाम क्या है, श्रृंगारी कविता। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि काव्य लिखे जा रहे थे छायावाद में। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। रस मतलब आनंद प्राप्त हो जाता है, रस तो हृदय एकदम मुक्त फ्री फील करता है, ऐसा शुक्ल जी के मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे और अच्छे से याद करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके
और आप उसको नोट्स बना लीजिएगा जो कि आगे इन फ्यूचर आपके काम आएंगे। नेक्स्ट, शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष रखते हुए भावयोग कहा है जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाती है। नेक्स्ट, शुक्ल जी ने भारतीय पुनरुत्थान योग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर, भावयोग कहा है जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। नेक्स्ट, शुक्ल ने भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थी जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर, अच्छा ये रिपीट हो गया, नामवर सिंह के लिए कहा गया है। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भाव भूमि पहुंचा देना है। नेक्स्ट, प्रत्यय, बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। नेक्स्ट, ब्रह्मगीत का महत्व इस बात से और बढ़ गया कि भक्ति शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। नेक्स्ट, भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उनका हृदय कवि था, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का। ये आचार्य शुक्ल के लिए कहा जा रहा है। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर शास्त्रीय भूमि और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नंद दुलारे वाजपेयी ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि शास्त्रीय भूमि और वैज्ञानिक भूमि किसने बनाई है, सिर्फ शुक्ल जी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रस मीमांसा में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट किया है, लिखा है कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जब वे धार्मिक अंधविश्वास का खंडन करते हैं तो उनका लहजा कभी की तरह आक्रामक दिखाई देता है। ईश्वर साकार है कि निराकार, लंबी दाढ़ी वाला है कि चार हाथ वाला, अरबी बोलता है कि संस्कृत बोलता है, मूर्ति पूजने वालों से दोस्ती रखता है कि अरबी बोलता है कि संस्कृत मूर्ति पूजने वालों से दोस्ती रखता है कि आसमान की ओर हाथ उड़ाने वालों से। इन बातों पर विवाद करने वाले अब केवल उपहास के पात्र होंगे। इसी प्रकार सृष्टि के जिन रहस्यों को विज्ञान खोल चुका है उसके संबंध में जो पौराणिक कथाएं और कलात्मक कल्पनाएं 6 दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति, आदम हवा का जोड़ा, 84 लाख योनियां आदि, वे अब काम नहीं दे सकती है। वस्तुतः शुक्ल जी ने विकासवाद के सिद्धांत की तरह साहित्य को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अविच्छिन्न बताते हुए उसके समाजोन्मुख रूप पर बल दिया है। अपनी इसी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि विकास परम सत्य है, बड़े महत्व का सिद्धांत है। सामाजिक उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न इसलिए रचित हैं कि हम समष्टि के अंग भी ऐसे कि चेतन हो गए हैं। अतः समष्टि के उद्देश्य विधान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक अंग होकर अपने तक ही। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट शुक्ल जी का कथन है, बस आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, रस मीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है कि दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने से, उनसे दया की भिक्षा मांगने या प्रेम जताने से, उनकी सेवा सुश्रुता में कर्तव्य सीमा नहीं मानी जा सकती है। ये कर्तव्य सीमा नहीं मानी जा सकती है। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम 2 पक्ष होते हैं, वैसे ही उनके हृदय के भी कोमल और कठोर 2 पक्ष, मधुर और तीक्ष्ण और 2 पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। शुक्ल जी का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रहेंगे। साथ ही काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के मंगल और सौंदर्य का विकास दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का पवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही साहित्य नहीं ढूंढा करते हैं। वे फूस की झोंपड़ों, धूल मिट्टी, सने किसानों, बच्चों, मुंह में चारा डालते पक्षी, दौड़ते हुए कुत्ते और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महल और दरबार तक नहीं पहुंच सकती। नेक्स्ट, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या है, किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है।
कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूति पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन लिए रखता है। नेक्स्ट, रीति ग्रंथों की बदौलत रस सिद्धि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषयों में कुछ तो उद्दीपन डाल गए हैं, कुछ भाव विषय निकाले जाकर अलंकार के खातों में हाथ दिए गए हैं। हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथ चारों ओर से चकरा है, वैसा कहीं और का कवियों को नहीं। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई है। लक्षणों की कवायद पूरी करके भी अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे हैं। इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन की उद्देश्य श्रोता के हृदय पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, आप इनको लिख लीजिएगा क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आएंगे ये, इसीलिए लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थे न शक्ति। वे वर्णन के लिए करते थे न प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचनाओं को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकृत चमत्कारी प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए अधिक बचती है, न ही सच्चे हृदय ग्राही। नेक्स्ट, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, वह सहृदयता और भावुकता न में न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव की अनुभूति थी न शक्ति। वे वर्णन के लिए करते थे न कि प्रसंग अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचना सबसे अधिक विकृत और अरुचित करने वाली वस्तु अलंकृत चमत्कारी प्रवृत्ति थी, इसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती थी, न ही सच्चे सहृदय ग्राही की वस्तु वर्णन के लिए। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजनावाद के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही